हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अगले वीडियो में हमने संबंध के ऊपर चर्चा किया था, संबंध के ऊपर अध्ययन किया था और हमने ये जाना था कि समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में कोई संबंध समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। यानी पिछले वीडियो में जो रिलेशन होता है उसको हमने ए क्रॉस बी का उप समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया था। उप समुच्चय होता है, ये पढ़ा था। अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस बी। लेकिन आज हम दो सेट पर विचार नहीं करेंगे। हमारे पास केवल एक ही सेट रहेगा, या तो सेट ए ले लें या तो सेट बी ले लें। और सेट ए से ए में जो भी रिलेशन होगा आर, उस रिलेशन का नाम द्विआधारी संबंध कहलाएगा। अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ए, अर्थात ए से ए में परिभाषित कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। यानी बच्चों, द्विआधारी संबंध में केवल एक ही सेट रहेगा और उसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट या उसी एलिमेंट से संबंध होगा। तो चलिए डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस ए को द्विआधारी संबंध कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, द्विआधारी संबंध में मुख्यतः हम लोग तीन प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे, जिसमें से स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। मुख्यतः इन तीन प्रकार के संबंधों का हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सममित संबंध क्या होते हैं और संक्रामक संबंध क्या होते हैं। क्योंकि ये तीनों जो संबंध है, ये संबंध द्विआधारी संबंध कहलाते हैं। क्योंकि द्विआधारी संबंध स्टूडेंट 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हमको मुख्यतः 3 प्रकार के ही पढ़ने हैं। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इन तीनों संबंधों का अध्ययन करते हैं। पहले हम चालू करते हैं स्वतुल्य संबंध चालू करते हैं। तो स्टूडेंट, स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि किसी संबंध ए में कोई, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित हो, तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
आर स्वतुल्य होगा यदि ऑर्डर्ड पेयर x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x एलिमेंट A। तो चलिए बच्चों इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं कि माना बच्चों एक सेट A है, एक सेट A है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, ठीक। और इसी सेट A से A पर परिभाषित कोई संबंध R1 है, कोई संबंध R1 है, ठीक। तो R1 अब हम कहें बच्चों यहाँ देखिए A का प्रत्येक अवयव स्वयं R द्वारा संबंधित हो, जो A का प्रत्येक अवयव है स्वयं R द्वारा संबंधित रहेगा, अर्थात A अपने आप से ही संबंधित रहेगा। A 1 से संबंधित रहेगा, 2 से संबंधित रहेगा और फिर 3 से संबंधित रहेगा स्टूडेंट। तो जो R1 है स्टूडेंट सेट A के ऊपर, सेट A से A में एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। फिर एक बार मान लीजिए बच्चों एक सेट A है, A में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, A से A में कोई परिभाषित संबंध R1 है। अब देखिए A से A में यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं R द्वारा संबंधित हो, अर्थात A का एलिमेंट 1 जो है बच्चों अपने आप से ही संबंधित है, 1 से संबंधित, 2 से संबंधित और 3 से संबंधित, यानी सेट A का प्रत्येक अवयव अपने आप से ही संबंधित है। तो R1 क्या है बच्चों? R1 स्वतुल्य है, R1 स्वतुल्य है। एक और डेफिनेशन देखते देखिए, मान लीजिए कि R2 है, इसमें 1 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित, 3 से, फिर स्टूडेंट 1 2 2 3। अब बच्चों R2 पर विचार करिए कि क्या R2 स्वतुल्य है कि नहीं। तो डेफिनेशन के अनुसार A का प्रत्येक अवयव स्वयं R द्वारा संबंधित हो, तो हम देखते हैं बच्चों कि A का जो प्रत्येक अवयव है 1 से संबंधित है, 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है। तो ये कंडीशन यहाँ तक पूरी हो जा रही है, ठीक। इसके बाद कोई एलिमेंट जैसे 1 2 ऑर्डर पेयर 1 2 ऑर्डर पेयर 2 3 और बीच में आ जाते हैं, तो R2 भी स्वतुल्य होगा। R2 भी क्या होगा? स्वतुल्य होगा। R2 स्वतुल्य है, R2 स्वतुल्य है। फिर बच्चों मान लीजिए कि एक और रिलेशन R3 पर विचार करते हैं। R3 में 1 2 2 3 1 3। तो R3 में देखिए बच्चों, R3 के एलिमेंट को देखिए। अब डेफिनेशन के अनुसार क्या है? किसी A का प्रत्येक अवयव स्वयं R द्वारा संबंधित हो। अब हम देखते हैं बच्चों कि A का जो एलिमेंट 1 है 1 से संबंधित है, एलिमेंट 2 जो है बच्चों 2 से संबंधित है, लेकिन एलिमेंट 3 जो है अपने आप से इसमें संबंधित नहीं है, ठीक। तो सेट A का प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से संबंधित है, सेट A का प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से संबंधित है, तो हम उस रिलेशन को स्वतुल्य कहेंगे। अब ये स्वतुल्य नहीं है, R3 स्वतुल्य नहीं है। एक और केस लेते हैं बच्चों, R2 स्वतुल्य नहीं है, क्यों? तो यहां लिख देंगे बच्चों
यहां लिख देंगे कारण इसका, क्योंकि 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 R3 जो है, R3 जो संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है। इसका कारण हम लिख देंगे R3 स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 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 ऑर्डर पेयर 3 नॉट बिलोंग्स टू R3। मतलब यदि R3 में ऑर्डर पेयर 3, यदि होता तो R3 क्या होता है स्टूडेंट? R3 स्वतुल्य होता, लेकिन R3 जो है, लेकिन ऑर्डर पेयर 3, जो है R3 में नहीं है। ठीक, देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, और बच क्या गया इसमें से 3, बच गया। ऑर्डर पेयर 3, ये R3 में नहीं है, इसलिए R3 जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, ऐसा लिख देंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, सममित संबंध एक्स वाई एलिमेंट R। तो स्टूडेंट सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, यदि किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि X related to Y implies that Y is related to X, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्डर पेयर X, Y belongs to R implies that Y ऑर्डर पेयर Y, X belongs to R जहां X, Y एलिमेंट्स ऑफ A है। अब इस बात को समझते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि यदि रिलेशन R में कोई ऑर्डर पेयर X, Y है, तो उसी R में Y, X भी यदि है तो R क्या होगा? R सममित संबंध होगा, R सममित संबंध होगा। फिर सुन लीजिए, R में कोई ऑर्डर पेयर X, Y है, तो उसी R के अंदर Y, X ऑर्डर पेयर भी यदि है तो R सममित संबंध कहलाता है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान देखिए उदाहरण में, मान लीजिए कोई सेट A है और इसमें एलिमेंट है 1, इसमें है 1, 3, 5, 6। ये देखिए कोई एलिमेंट है, सेट A में एलिमेंट है। अब एक इस पर, इसी सेट के ऊपर एक राशि A से एक संबंध R1 कुछ इस प्रकार है, जैसे 1, 3, 1, 5, 6, 5। देखिए स्टूडेंट, R1 पर विचार कीजिए। R1 में क्या है? एक ऑर्डर पेयर 1, 3 है, तो इसी R1 के अंदर 3, 1 भी है। देखिए 1, 3 तो एक क्या है? 3, 1 है कि नहीं? 1, 3 तो इसी R के अंदर 3, 1 है। फिर देखिए 5, 6 तो इसी के अंदर 6, 5 है। ठीक, तो ये जो R1 है, इस R1 को क्या बोलेंगे? सममित संबंध। तो ये क्या है? सममित संबंध। तो यहां लिख देंगे कि R1 सममित संबंध
है, R1 सममित संबंध है। ठीक, फिर देखिए बच्चों एक और रिलेशन परिभाषित करते हैं R2 इसी पर। जैसे हम मान लेते हैं कि 1,3 ऑर्डर पेयर, 3,1, 5,6। देखिए इसका विचार कीजिए, R2 को देखिए, R2 को देखिए 1,3 यहाँ है और R2 के अंदर ऑर्डर पेयर 1,3, फिर 3,1। ठीक है, ये यानी 1,3 है तो 3,1 भी इसी के अंदर है। याद रखिए 5,6 है, लेकिन इसी सेट के अंदर बच्चों 6,5 नहीं है, तो R2 सममित संबंध नहीं कहलाएगा। तो लिख देंगे R2 सममित संबंध, R2 सममित संबंध नहीं है, क्योंकि 5,6 एलिमेंट R2, 5,6 जो ऑर्डर पेयर है वह R2 के अंदर है, अर्थात 5,6 बच्चों R2 का एक एलिमेंट भी है। इस समय एलिमेंट है, अवयव है। तो 5,6 जो अवयव है, एलिमेंट है जो, वह R2 के अंदर है, लेकिन 6,5 नॉट एलिमेंट R2। ये रीजन लिख देंगे बच्चों, ये कारण लिख देंगे। यानी R2 के अंदर 5,6 है एक एलिमेंट, ऑर्डर पेयर 5,6 का है R2 के अंदर, लेकिन 6,5 का ऑर्डर पेयर R2 के अंदर नहीं है। जैसे डेफिनेशन में लिखे हैं कि यदि R में x y है तो उसी R के अंदर y x भी होना चाहिए। यदि ऐसा मिलता है तो सममित संबंध कहलाएगा, यदि ऐसा नहीं मिलता है बच्चों तो उसको सममित संबंध नहीं कहेंगे। ठीक, एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे देखिए एक सेट और लेते हैं, देखिए एक रिलेशन और है, R3 को विचार कीजिए। 1,1, 2,2, 3,3, 2 नहीं है, सॉरी 1,1, 3,3, 5,6, 6,5। इस पर विचार कीजिए, R3 पर विचार कीजिए। 1,1 इसी सेट के अंदर है, 1,1 इसी सेट के अंदर है, तो 1,1 भी इसी सेट के अंदर है बच्चों। फिर 3,3 इसी सेट के अंदर है, तो 3,3 भी इसी सेट के अंदर है, इसी में है। देखो 5,6 यहाँ 6,5 है, तो ये जो रिलेशन है ये भी रिलेशन सममित संबंध है। ठीक, तो बच्चों ये सममित संबंध के कुछ उदाहरण है। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, संक्रमक संबंध होगा। तो स्टूडेंट, संक्रमक संबंध, यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि x, y, z एलिमेंट्स ऑफ A के लिए यदि ऑर्डर पेयर x, y एलिमेंट R, y, z एलिमेंट R implies that x, z एलिमेंट R हो तो संबंध R संक्रमक होगा। अर्थात x का जो संबंध y से है वही संबंध y से z में हो, तो x का जो संबंध y से है वही संबंध y का z से। यदि वही संबंध z से किसका हो जाए, सॉरी x से z का हो जाए,
तो हम R को संक्रमक संबंध कहेंगे। फिर से देखिए, X का जो संबंध Y से है वही संबंध Y का Z से है। यदि वही संबंध X का Z से हो जाए तो R क्या होगा? संक्रमक संबंध होगा। ठीक, आइए बच्चों एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है A, एक सेट A है। ठीक, एक सेट A है और A में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और बच्चों हमारा रिलेशन कुछ ऐसा है R1, जैसे 1, 2 फिर 2, 3 1, 2, 2, 3। तो क्या होना चाहिए? मिलाइए देखिए, x का y से रिलेशन y रिलेशन y से z का, 1 से 2 का रिलेशन y रिलेशन 2 से 3 का। तो इधर क्या लिखे? x, z। तो यदि हमको ये प्राप्त हो जाए कि 1, 3 में वही रिलेशन प्राप्त हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? संक्रमक संबंध। फिर देख लीजिए, 1 से 2 का रिलेशन y रिलेशन 2 से 3 का। यदि y रिलेशन 1 से 3 का हो जाए तो हम R1 को संक्रमक संबंध कहेंगे। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि 2, 3 अब मान लीजिए 3, 1 है, 3, 1 है। अब हमको क्या करना है? 2, 1 यदि इसी सेट के अंदर आता है, 2, 1 यदि इसी सेट के अंदर आता है तो हम R2 को क्या कहेंगे? संक्रमक संबंध कहेंगे। अच्छा, ये संक्रमक संबंध है, ये भी संक्रमक संबंध है। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि 3 भाई है A B C, ये तीनों भाई हैं। ठीक, तीनों भाई हैं। तो इस बात को समझिए कि A का संबंध B से भाई का है, A का संबंध B से भाई का है। तो स्टूडेंट B का भी संबंध C से किसका है? भाई का ही है। तो देखिए, A का संबंध B से भाई का, फिर B का संबंध C से किसका? भाई का। तो आप जरूर जानते हैं बच्चों कि A से जो संबंध C का होगा वो भी किसका होगा? भाई का ही होगा। अर्थात A का जो संबंध C से होगा वो भी भाई का ही होगा। ठीक, यानी A से B का संबंध भाई का, B से C का संबंध भाई का। तो A से C का जो संबंध होगा वो भी भाई का ही संबंध होगा। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है बच्चों, इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संक्रमक संबंध। अच्छा, फिर एक देखिए दूसरा उदाहरण। मान लीजिए बच्चों कि ये एक L1 लाइन है और ये है बच्चों L2 लाइन और ये है L3 लाइन। और L1 लाइन L2 के समांतर है और L2 लाइन L3 के समांतर है। तो सुनिए, L1 लाइन किसके समांतर है? सॉरी बच्चों, L1 लाइन L2 के समांतर है, L1 लाइन L2 के समांतर है और L2 लाइन L3 के समांतर है। तो L1 लाइन अवश्य ही L3 के समांतर होगी। तो ये संबंध भी बच्चों क्या है? संक्रमक संबंध है। देखिए, L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, तो L1 लाइन भी L3 लाइन के समांतर होगी। तो ये जो भी रिलेशन है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? संक्रमक संबंध। फिर देखिए, मिटाने वाला। तो स्टूडेंट एक और उदाहरण समझते हैं। यहां देखिए, A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। A B से बड़ा है, B C से बड़ा है। तो यहां पर एक हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि A अवश्य ही C से बड़ा होगा। देखिए, A बड़ा है B से
और बच्चों बी बड़ा है सी से, तो ए अवश्य बड़ा होगा इससे, सी से। ए बड़ा होगा इससे, सी से। देखिए इस टाइप का जो रिलेशन है बच्चों, ए बी क्या है, संक्रमक संबंध है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। देख रिलेशन ना, ए बी से बड़ा होने का रिलेशन है, और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। ठीक, मिला लिया ऐसे ही लिख देंगे, ए बी, ठीक, बी सी। तब हमको क्या लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा ए सी, यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से अवश्य बड़ा होगा। ये बच्चों सिद्ध हम कर देते हैं यदि, तो संक्रमक संबंध हो जाता है। ठीक, यदि ये हम नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो संक्रमक संबंध नहीं होता। तो स्टूडेंट, हम अभी स्वतुल्य संबंध समझे, सम्मित संबंध समझे और संक्रमक संबंध समझे उदाहरण के माध्यम से। अब अगला टॉपिक जो होगा बच्चों, वह होगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध तब होगा जब वह स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो और संक्रमक संबंध हो। यदि किसी संबंध में ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वह स्वतुल्य है, वह सम्मित है और वह संक्रमक है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अर्थात स्टूडेंट, तुल्यता संबंध पढ़ने के लिए, तुल्यता संबंध समझने के लिए आपको अच्छे प्रकार से सम्मित संबंध आना चाहिए, संक्रमक संबंध आना चाहिए और स्वतुल्य संबंध आना चाहिए। यदि इन तीनों बातों को सिद्ध करते हैं, तीनों संबंधों को सिद्ध कर देते हैं, तीनों टेस्ट पास हो जाते हैं बच्चों, तो वो संबंध क्या बन जाता है, तुल्यता संबंध बन जाता है। तो तुल्यता संबंध अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।